हाय एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आइए इस वीडियो में हम सीटेट सितंबर के लिए सीडीपी के कुछ प्रीवियस ईयर प्रश्नों को कवर करते हैं। सो आप लोग वीडियो पर कंटिन्यू बने रहिए और अपने एग्जाम की तैयारी करते रहिए। तो आइए इसमें पहला वाला क्वेश्चन करते हैं। तो देखिए, पहले वाले क्वेश्चन में कहा गया है कि निम्नलिखित में से समाज में प्रचलित जेंडर रूढ़िवादिता के प्रभाव को बच्चों के बीच कम करने का एक प्रभावी तरीका कौन सा है। देखिएगा, क्वेश्चन ध्यान से समझिएगा। कहा गया है क्वेश्चन में कि समाज में प्रचलित जेंडर रूढ़िवादिता के प्रभाव को बच्चों के बीच कम करने का एक प्रभावी तरीका जो होना चाहिए वो कौन सा होना चाहिए। तो आइए पहले ऑप्शन पढ़ते हैं। तो पहले वाले ऑप्शन में कहा गया है कि बच्चों को पारंपरिक जेंडर भूमिकाओं के अनुरूप प्रोत्साहित करना, या सेकंड वाला ऑप्शन देखिएगा कि बच्चों को जेंडर विशिष्ट सामग्री प्रदान करना, या ऑप्शन नंबर थर्ड है कि बच्चों को विविध जेंडर भूमिकाओं से परिचित कराना और उन्हें अपनी रुचियों को आगे बढ़ाने के लिए प्रोत्साहित करना, तथा ऑप्शन नंबर फोर्थ है कि यह मान लेना कि बच्चे स्वाभाविक रूप से अपने आप जेंडर तटस्थ गतिविधियों और रुचियों को अपना लेंगे। तो बताइएगा कि समाज में प्रचलित जेंडर रूढ़िवादिता के प्रभाव को बच्चों के बीच कम करने का जो सबसे प्रभावी तरीका होगा वो कौन सा होगा। तो देखिए, यहाँ पे ऑप्शन नंबर 3 पे अगर आप जा रहे हैं तो बिल्कुल सही जा रहे हैं। देखिए, ऑप्शन नंबर 3 में क्या कहा गया है कि अपनी रुचियों को आगे बढ़ाने के लिए प्रोत्साहित करना, यानी कि बच्चों को विविध जेंडर भूमिकाओं से परिचित कराना और उन्हें अपनी रुचियों को आगे बढ़ाने के लिए प्रोत्साहित करना। जैसे कि मान लीजिए लड़की है और वो पायलट बनना चाहती है, तो उसे ये नहीं कहना है कि तुम लड़की हो, तुम कैसे पायलट बनोगी, लड़के ही बनते हैं। तो यही चीज़ कहा गया है इसमें कि बच्चों को विविध जेंडर भूमिकाओं से परिचित कराना और उन्हें अपनी रुचियों को आगे बढ़ाने के लिए प्रोत्साहित करना, यानी कोई भी काम होगा तो वो लड़का और लड़की दोनों कर सकते हैं। सो करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर थर्ड। अब आइए देखिए अगला वाला क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है, रचनात्मक मूल्यांकन मानता है कि, अब बताइएगा क्या मानता है रचनात्मक मूल्यांकन। सीखने के लिए प्रतियोगिता आवश्यक है, ये मानता है रचनात्मक मूल्यांकन, या ऑप्शन नंबर सेकंड है कि केवल मात्रात्मक मापदंड सही प्रतिपुष्टि देते हैं। तो देखिए, केवल अगर आ जा रहा है वर्ड में तो इसको तो देखते ही काट लीजिएगा, क्योंकि केवल, मात्र, एकमात्र ये सब नहीं होता है। आगे देखिए, यहाँ पे गुणात्मक मापदंड पक्षपाती और व्यक्तिपरक है, या फिर मूल्यांकन की प्रक्रिया में शिक्षार्थियों को भी शामिल किया जाना चाहिए। तो देखिए यहाँ पे कि रचनात्मक मूल्यांकन ये मानता है कि मूल्यांकन की प्रक्रिया में शिक्षार्थियों को भी शामिल किया जाना चाहिए। सो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर फोर्थ। आगे चलिए अगला वाला क्वेश्चन करते हैं। तो देखिए, ये है अभिकथन और कारण का क्वेश्चन। तो चलिए इसमें अभिकथन पढ़िएगा कि शिक्षकों को पाठ के रूप में बच्चों को ढेर सारे संकेत और आलंबन उपलब्ध कराने चाहिए, क्योंकि, अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है तो यहाँ पे ऐसे कह दीजिए, क्योंकि जीन पियाजे ने इस बात पर जोर दिया कि अधिक जानकार लोग सामाजिक अंतःक्रिया के माध्यम से बच्चों के संज्ञानात्मक कौशल को आगे बढ़ाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। अब चलिए ऑप्शन देखिए यहाँ पे, अब सही विकल्प को चुनना है। तो देखिए यहाँ पे कि ए और आर दोनों सही है, और आर ए का सही स्पष्टीकरण करता है, या ए आर की सही व्याख्या करता है, या ए और आर दोनों सही है लेकिन ए की आर सही व्याख्या नहीं करता, या देखिएगा ऑप्शन नंबर थर्ड है कि ए सही है लेकिन आर गलत है, तथा ऑप्शन नंबर फोर्थ है कि ए और आर दोनों गलत हैं। तो चलिए पहले ध्यान से क्वेश्चन देखें यहाँ पे कि शिक्षकों को पाठ के रूप में बच्चों को ढेर सारे संकेत और आलंबन उपलब्ध कराने चाहिए। उसके बाद कहा गया है कारण आर में कि जीन पियाजे ने इस बात पर जोर दिया कि अधिक जानकार लोग सामाजिक अंतःक्रिया के माध्यम से बच्चों के संज्ञानात्मक कौशल को आगे बढ़ाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। क्या केवल अधिक जानकार लोग ही जो है बच्चों के संज्ञानात्मक विकास में कौशल को आगे बढ़ाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं? क्या ये सही होना चाहिए? नहीं भाई, ये नहीं सही होगा। तो आपका कौन सा सही हो जाएगा? केवल ए सही है और आर गलत है। देखिए, ए सही है और आर गलत है, किस ऑप्शन में है? तो ऑप्शन नंबर थर्ड में है।
सो आपका ऑप्शन नंबर थर्ड जो है ये करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब देखिएगा अगला वाला क्वेश्चन। आगे देखिए अगला क्वेश्चन ये है, समावेशी कक्षाओं में पाठ्यक्रम डॉट डॉट होना चाहिए और निर्देश डॉट डॉट। यानी कि समावेशी कक्षाओं में देखिएगा कि पाठ्यक्रम क्या होना चाहिए और निर्देश कैसा होना चाहिए। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट यहाँ देखिए, लचीला, यानी कि समावेशी कक्षाओं में पाठ्यक्रम लचीला और होना चाहिए और निर्देश जो होना चाहिए वो विभेदित होना चाहिए। या फिर ऑप्शन नंबर सेकंड है कि समावेशी कक्षाओं में पाठ्यक्रम मानकीकृत होना चाहिए और निर्देश एक समान होना चाहिए। या फिर नेक्स्ट ऑप्शन देखिएगा, ऑप्शन नंबर थर्ड है कि लचीला और एक समान होना चाहिए या मानकीकृत और विभेदित होनी चाहिए। तो देखिए यहाँ पे कि समावेशी कक्षाओं में पाठ्यक्रम तो लचीला होना चाहिए। कैसा होना चाहिए? लचीला होना चाहिए। और निर्देश जो है विभेदित होना चाहिए। निर्देश क्या होना चाहिए? विभेदित होना चाहिए। तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट। अब चलिए अगला नंबर क्वेश्चन करते हैं। तो आइए देखिए अगला वाला क्वेश्चन क्या कह रहा है। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन ये कह रहा है, देखिए यहाँ पे कि विकास के उस समय को संदर्भित करता है, यानी डॉट डॉट विकास के उस समय को संदर्भित करता है जब कोई व्यक्ति एक नया कौशल या क्षमता प्राप्त करने के लिए सबसे ज़्यादा तैयार होता है और बाद में जीवन में इसके नुकसान की भरपाई करना मुश्किल होता है। तो देखिए पहला वाला ऑप्शन है कि विकासात्मक प्रतिमान, सेकंड है विकासात्मक कार्य, ऑप्शन नंबर थर्ड है संवेदनशील अवधि तथा ऑप्शन नंबर फोर्थ है समीपस्थ विकास का क्षेत्र। तो यहाँ देखिएगा कि डॉट डॉट विकास के उस समय को संदर्भित करता है। तो क्या विकास के उस समय को संदर्भित करता है कि जब कोई व्यक्ति एक नया कौशल या क्षमता प्राप्त करने के लिए सबसे ज़्यादा तैयार होता है और बाद में जीवन में इसके नुकसान की भरपाई करना मुश्किल होता है। तो यहाँ देखिएगा कौन सी अवधि होगी, तो वो हो जाएगी संवेदनशील अवधि। क्या होगा? संवेदनशील। यहाँ देखिए संवेदनशील अवधि, संवेदनशील अवधि विकास के उस समय को संदर्भित करते हैं जब कोई व्यक्ति एक नया कौशल या क्षमता प्राप्त करने के लिए सबसे ज़्यादा तैयार होता है और बाद में जीवन में इसके नुकसान की भरपाई करना मुश्किल होता है। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर थर्ड। आगे देखिए अगला क्वेश्चन, अगला वाला क्वेश्चन देखिए यहाँ पे, निम्नलिखित कथन में विकास के किस सिद्धांत को दर्शाया गया है। आइए देखिए अब कथन पढ़िए। तो देखिए यहाँ कि शैशवावस्था और प्रारंभिक बचपन के दौरान हाथ और पैरों की तुलना में टांग और बाह तेजी से बढ़ते रहते हैं। अब ये विकास का कौन सा सिद्धांत है बताइए। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट है समीप दूराभिमुख सिद्धांत है, या ऑप्शन नंबर सेकंड है कि शीर्षगामी सिद्धांत है, या केंद्रीकरण का सिद्धांत है, या ऑप्शन नंबर फोर्थ है एकीकरण का सिद्धांत है। तो देखिए यहाँ पे कहा गया है क्वेश्चन में कि निम्नलिखित में से विकास के किस सिद्धांत को दर्शाया गया है कि शैशवावस्था और प्रारंभिक बचपन के दौरान हाथ और पैरों की तुलना में टांग और बाह तेजी से बढ़ते रहते हैं। तो ये सिद्धांत है समीप दूराभिमुख सिद्धांत। यानी अगर आप क्वेश्चन नंबर फर्स्ट पे जा रहे हैं, ऑप्शन नंबर फर्स्ट पे, तो आपका सही हो जाएगा, करेक्ट आंसर आपका यही होगा कि समीप दूराभिमुख सिद्धांत जो है तो शैशवावस्था और प्रारंभिक बचपन के दौरान हाथ और पैरों की तुलना में टांग और बाह तेजी से बढ़ते रहते हैं। सो राइट आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट। आगे देखिए अगला वाला क्वेश्चन, अभी तक हमने 6 क्वेश्चन कर लिए हैं, 7वां नंबर क्वेश्चन देखिए। तो देखिए 7वां नंबर क्वेश्चन में क्या कहा जा रहा है। तो देखिए यहाँ पे 7वें क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन प्रभावी समस्या समाधान की प्रक्रिया में बाधा डालता है। बताइएगा कि कौन जो है प्रभावी समस्या समाधान की प्रक्रिया में बाधा डालता है। तो पहला वाला ऑप्शन है अनुक्रिया समुच्चय, सेकंड है अवधारणा मानचित्रण, उसके बाद ऑप्शन नंबर थर्ड है बुद्धियोत्तेजक, या ऑप्शन नंबर फोर्थ है सादृश्य सोच। तो देखिए यहाँ पे कहा गया है क्वेश्चन में कि निम्नलिखित में से
कौन प्रभावी समस्या समाधान की प्रक्रिया में बाधा डालता है? तो देखिए, प्रभावी समस्या समाधान की प्रक्रिया में बाधा डालेगा अनुक्रिया समुच्चय। यानी अगर आप क्वेश्चन नंबर फर्स्ट पे जा रहे हैं तो बिल्कुल सही जा रहे हैं। अगर आप ऑप्शन नंबर फर्स्ट पे जा रहे हैं तो बिल्कुल सही जा रहे हैं, क्योंकि इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट। अब चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। आगे देखिए, नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन यह है, अभिकथन ए क्या कह रहा है कि सीखना हमेशा एक सामाजिक संदर्भ में स्थित होता है, क्योंकि जो सीखा जाता है उसे सीखने और उपयोग करने के तरीके से अलग नहीं किया जा सकता। अब आपको सही विकल्प का चुनाव करना है। देखिए यहाँ पे क्या कह रहा है कि ए और आर दोनों सही है, और आर ए की सही व्याख्या करता है। सेकंड ऑप्शन है ए और आर दोनों सही है लेकिन ए की आर सही व्याख्या नहीं करता, या ए सही है लेकिन आर गलत है, या ए और आर दोनों गलत है। तो देखिएगा यहाँ पे कहा क्या जा रहा है कि सीखना हमेशा एक सामाजिक संदर्भ में स्थित होता है, क्योंकि जो सीखा जाता है उसे सीखने और उपयोग करने के तरीके से अलग नहीं किया जा सकता। बिल्कुल बात सही है, आप बिल्कुल बात सही कहा जा रहा है इसमें। देखिएगा तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा कि ए और आर दोनों सही है और ए की आर सही व्याख्या करता है। सो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर फर्स्ट। आगे देखिए, अगला नंबर क्वेश्चन है, महारत लक्ष्य उन्मुखीकरण वाले छात्र कैसे होते हैं? महारत लक्ष्य उन्मुखी करने वाले छात्र यथार्थवादी सीखने के लक्ष्य तय करते हैं। यह सेकंड ऑप्शन है कि दूसरों को प्रभावित करने के लिए उच्च लक्ष्य तय करते हैं, या फिर असफलता से बचने के लिए कम लक्ष्य तय करते हैं, या डर और शर्म से प्रेरित मध्यम लक्ष्य तय करते हैं। तो देखिएगा यहाँ पे कि महारत लक्ष्य उन्मुखीकरण वाले छात्र जो होते हैं तो यथार्थवादी सीखने के लक्ष्य तय करते हैं। सो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर फर्स्ट। आइए देखिए नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि स्वलीन क्रम विकार से जूझ रहे बच्चों को पढ़ाने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी एक प्रभावी रणनीति है? बताइएगा कि स्वलीन क्रम से एक बच्चा जूझ रहा है और उसे पढ़ाने के लिए सबसे प्रभावी रणनीति तो कौन सी होगी? तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट है निरंतर नेत्र संपर्क बनाए रखना, या किसी भी दृश्य श्रव्य सामग्री के प्रयोग से बच के, या अनुमानित दिनचर्या बनाए रखना, या सख्त अनुशासन और दंड का प्रयोग करना। तो बताइए भाई, आपको दंडित करना है बच्चे को तो सीटेट एग्ज़ाम तो कभी नहीं कहेगा, क्योंकि अगर आप बच्चे को दंड कर रहे हैं तो आप जो है एक नंबर अपना काट रहे हैं, क्योंकि बच्चे को दंड करना, अनुशासन में रखना बिल्कुल नहीं करना है एक शिक्षक होने के नाते। तो सही ऑप्शन कौन सा होगा बताइएगा। तो देखिए यहाँ पे कि स्वलीन क्रम से जूझ रहे बच्चों को पढ़ाने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी एक प्रभावी रणनीति है? तो इस क्वेश्चन का करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर थर्ड। अगर आप ऑप्शन नंबर थर्ड पे जा रहे हैं तो बिल्कुल सही जा रहे हैं, क्योंकि इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर थर्ड की अनुमानित दिनचर्या बनाए रखना। आगे देखिए अगला क्वेश्चन। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन ये है, जीन पियाजे के विकास के सिद्धांत के अनुसार बच्चे संवेदी प्रेरक अवस्था के अंत तक डाट विकसित कर लेते हैं। तो बच्चे संवेदी प्रेरक अवस्था के अंत तक क्या विकसित कर लेते हैं अकॉर्डिंग टू जीन पियाजे? आइए देखिए, पहला ऑप्शन है संरक्षण, परिकल्पित तार्किकता, वस्तु अस्थायित्व, या फिर सांकेतिक चिंतन। तो देखिए यहाँ पे कि जीन पियाजे के विकास के सिद्धांत के अनुसार बच्चे संवेदी प्रेरक अवस्था के अंत तक वस्तु अस्थायित्व, क्या वस्तु अस्थायित्व विकसित कर लेते हैं। क्या कर लेते हैं? तो वस्तु अस्थायित्व। तो वस्तु अस्थायित्व देखिए किस ऑप्शन में है? ऑप्शन नंबर थर्ड में है। सो करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर थर्ड। अब आइए देखिएगा नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि विकास वृद्धि का पर्याय है। देखिए क्वेश्चन ये है, ये ऑप्शन था। देखिए यहाँ पे कि बच्चों के विकास के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो पहला ऑप्शन है कि विकास वृद्धि का पर्याय है। उसके बाद सेकंड नंबर ऑप्शन देखिए कि विकास एक सरल और एकात्मक प्रक्रिया है। ऑप्शन नंबर थर्ड है कि विकास बिना किसी पैटर्न के अनियमित तौर पर प्रकट होता है। या ऑप्शन नंबर फोर्थ है
कि विकास बहुआयामी और बहुदिशात्मक होता है। तो यहाँ देखिए कि बच्चों के विकास के बारे में पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। तो सही कथन है कि विकास बहुआयामी और बहुदिशात्मक होता है। सो करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। आइए देखिएगा अगला वाला क्वेश्चन, अभिकथन और कारण। बच्चों में रचनात्मकता को पोषित करने के लिए उनके चिंतन और मनन करने के लिए व्यवहारिक समस्याओं और मुद्दों को प्रस्तुत करने की आवश्यकता है, क्योंकि रचनात्मक बच्चों में कुछ नया खोजने की क्षमता होती है और उन्हें बौद्धिक उत्तेजना की आवश्यकता होती है। तो देखिएगा यहाँ पे दोनों सही कह रहा है कि बच्चों में रचनात्मकता को पोषित करने के लिए उनके चिंतन और मनन करने के लिए व्यवहारिक समस्याओं और मुद्दों को प्रस्तुत करने की आवश्यकता होती है, क्योंकि रचनात्मक बच्चों में कुछ नया खोजने की क्षमता होती है, बिल्कुल होती है, और उन्हें बौद्धिक उत्तेजना की आवश्यकता होती है। तो यहाँ पे जाहिर सी बात है आपका कि दोनों चारों ऑप्शन देख लीजिएगा, यहाँ पे ए और आर दोनों सही है और ए की आर सही व्याख्या करता है। ए और आर दोनों सही है लेकिन ए की सही व्याख्या नहीं करता है आर, या फिर ए सही है किंतु आर गलत है, या ए और आर दोनों गलत है। तो जाहिर सी बात है यहाँ पे सही हो जाएगा आपका ए और आर दोनों सही है और ए की आर सही व्याख्या कर रहा है। तो आप जो है ऑप्शन नंबर फर्स्ट पे जा रहे हैं तो बिल्कुल सही जा रहे हैं, क्योंकि इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट। आगे देखिएगा अगला वाला क्वेश्चन। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन कहा गया है, लेओ वाइगोत्स्की के अनुसार आंतरिक वाक यदि आप अपने मन में ही बात कर रहे हैं किसी चीज़ के प्रति, तो लेओ वाइगोत्स्की के अनुसार आंतरिक वाक क्या है? तर्क करने और विचारों को व्यवस्थित करने में मदद करती है, बच्चों के संज्ञानात्मक विकास में बाधा डालती है, बच्चों में संज्ञानात्मक अपरिपक्वता का एक लक्षण है, या फिर जन्म से लेकर 3 वर्ष की उम्र तक होती है। तो देखिए लेओ वाइगोत्स्की के अनुसार आंतरिक वाक, क्योंकि जब आप देखिए पेपर भी दे रहे होंगे तो आप अंदर ही अंदर अपने मन में बात कर रहे होंगे, क्वेश्चन पढ़ के आंतरिक वाक भी करते होंगे। तो ये क्या है? तर्क करने और विचारों को अभिव्यक्त करने में मदद करती है। बात तो सही है ना? तो सो करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट, क्योंकि जब आप पेपर देंगे तो देखिए ये इतना बड़ा बड़ा क्वेश्चन होता है, इसमें क्या करेंगे आप? पहले पढ़ेंगे उसके बाद अपने अंदर ही सोचेंगे, तो ये क्या कहलाएगा? आंतरिक वाक ही तो कहा जाएगा। सो आप अगर ऑप्शन नंबर फर्स्ट में जा रहे हैं तो बिल्कुल सही जा रहे हैं कि तर्क करने और विचारों को व्यवस्थित करने में मदद करती है। अब आइए देखिए अगला वाला क्वेश्चन देखिएगा। अगला क्वेश्चन ये है, क्या आपके माता पिता की अनुपस्थिति में फ्रीजर से चॉकलेट चोरी करना ठीक है? बताइएगा। यदि आपके माता पिता कहीं गए हुए हैं और उनकी अनुपस्थिति में आप चॉकलेट चोरी कर रहे हैं तो क्या ये ठीक है? इस सवाल के जवाब में 4 वर्ष की मीरा ने जवाब दिया, ऐसा करना गलत होगा, क्योंकि ऐसा करने से मुझे माता पिता से सज़ा मिल सकती है। मीरा का नैतिक तर्क लॉरेंस कोहलबर्ग के नैतिक विकास के सिद्धांत की किस अवस्था को दर्शाता है? पहला ऑप्शन है परंपरागत अवस्था को, औपचारिक परंपरागत अवस्था को, उत्तर परंपरागत अवस्था को, या फिर पूर्व परंपरागत अवस्था को। तो देखिए यहाँ पे कि क्या आपके माता पिता की अनुपस्थिति में फ्रीजर से चॉकलेट चोरी करना ठीक है? इस सवाल के जवाब में 4 वर्ष की मीरा ने जवाब दिया कि ऐसा करना बिल्कुल गलत होगा, क्योंकि ऐसा करने से मुझे माता पिता से सज़ा मिल सकती है। अब मीरा जो है लॉरेंस कोहलबर्ग के नैतिक विकास के सिद्धांत की कौन सी अवस्था में इस समय वर्तमान में है? क्योंकि वो 4 वर्ष की है और उससे क्वेश्चन पूछा जा रहा है। तो बताइएगा कि लॉरेंस कोहलबर्ग के नैतिक विकास के सिद्धांत में मीरा जो है तो वो कौन सी अवस्था में है? तो इसमें अगर आप ऑप्शन नंबर 4 पे जा रहे हैं तो बिल्कुल सही जा रहे हैं, क्योंकि मीरा इस समय जो है पूर्व परंपरागत अवस्था में है। सो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 4। अब देखिएगा आगे अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा एक ऐसे प्रश्न का उदाहरण है जिसमें छात्रों को रचनात्मक समाधान खोज करने की आवश्यकता होती है? पहला ऑप्शन है संज्ञा की परिभाषा क्या है, आप वाक्य में कर्ता की पहचान कैसे करते हैं,
संज्ञा के विभिन्न प्रकार क्या हैं, या आप किसी व्यक्ति के बजाय किसी वस्तु के परिप्रेक्ष्य से दिए गए पाठ को फिर से कैसे लिखेंगे। तो देखिए कहा गया है क्वेश्चन में कि निम्नलिखित में से कौन सा एक ऐसे प्रश्न का उदाहरण है जिसमें छात्रों को रचनात्मक समाधान खोज करने की आवश्यकता होती है। तो देखिए अगर आप ऑप्शन नंबर 4 पे जा रहे हैं कि आप किसी व्यक्ति के बजाय किसी वस्तु के परिप्रेक्ष्य से दिए गए पाठ को फिर से कैसे लिखेंगे, तो बिल्कुल सही जा रहे हैं, क्योंकि इसमें जो है तो खोज आधारित ये ऑप्शन है। सो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 4। आगे देखिए अगला नंबर क्वेश्चन करते हैं कि छात्रों में आलोचनात्मक सोच को किस प्रकार बढ़ावा दिया जा सकता है। पहला ऑप्शन है क्या, क्यों, कैसे जैसे उत्साहवर्धक प्रश्न पूछकर। अधिसंज्ञान को हतोत्साहित करके, हतोत्साहित करना है नहीं भाई। आगे देखिए सहयोग को हतोत्साहित करके, ये भी निगेटिव हो गया। आगे देखिए कि छात्रों को रटने का पूर्वाभाव है, ये भी निगेटिव हो गया भाई, देखते ही आपको काट देना है। तो सो करेक्ट आंसर आपका कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 1 क्या, क्यों, कैसे जैसे उत्साहवर्धक प्रश्न पूछकर। आगे देखिए नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट है दूसरों के साथ संवाद न करने के इरादे से खुद से जोर से बात करना बचपन में अब क्या कहलाएगा ये। पहला ऑप्शन है असामान्य लेकिन प्राकृतिक है, असामान्य और अप्राकृतिक है। नेक्स्ट है अप्राकृतिक लेकिन असामान्य नहीं है, या सामान्य और प्राकृतिक है। तो देखिए हर जगह जो है निगेटिव दिया गया है, असामान्य, असामान्य, अप्राकृतिक। तो आपको ये तीनों जो है नहीं करना है कि दूसरों के साथ संवाद न करने के इरादे से खुद से जोर से बात करना बचपन में ये क्या कहा जाता है, ये कहा जाता है सामान्य और प्राकृतिक कहा जाता है। सो करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। अगला नंबर क्वेश्चन करते हैं। आइए देखिए अगला नंबर क्वेश्चन ये है पियाजे के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा समायोजन का उदाहरण है। पहला है कि बच्चा परिचित वस्तु के लिए नया शब्द सीखता है। सेकंड नंबर ऑप्शन है कि एक बच्चा महसूस करता है कि कुत्ता और बिल्ली दोनों जानवर हैं। एक बच्चा अतिरिक्त पहियों के साथ साइकिल चलाना सीखता है। यह ऑप्शन नंबर 3 है। फिर ऑप्शन नंबर 4 क्या कह रहा है कि बच्चा पहली बार अपने जूतों को बांधना सीखता है। तो देखिए कि जीन पियाजे के अनुसार पूछा जा रहा है इस क्वेश्चन में कि निम्नलिखित में से समायोजन का उदाहरण कौन सा है। तो समायोजन का उदाहरण जो है बच्चा परिचित वस्तु के लिए नया शब्द सीखता है। किसी भी परिचित वस्तु के लिए जो है तो बच्चा नया शब्द सीखता है, तो ये कहा जाएगा समायोजन का उदाहरण अकॉर्डिंग टू जीन पियाजे। तो करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। आगे देखिए अगला नंबर क्वेश्चन करते हैं। देखिएगा यहाँ पे निम्नलिखित में से कौन से कौशल का प्रयोग पारस्परिक शिक्षण की प्रक्रिया में सक्रिय रूप से नहीं किया जाता है। ऐसा कौन सा कौशल है, स्पष्टीकरण करना, रटना, पूर्वानुमान लगाना या सवाल पूछना। तो देखिए यहाँ पे क्वेश्चन में क्या कहा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन से कौशल का प्रयोग पारस्परिक शिक्षण की प्रक्रिया में सक्रिय रूप से नहीं किया जाता है। पहला ऑप्शन है स्पष्टीकरण, सेकंड है रटना, पूर्वानुमान लगाना या सवाल पूछना। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 स्पष्टीकरण करना। आगे देखिए अगला क्वेश्चन करते हैं। अभी तक हमने 20 क्वेश्चन कर लिए हैं इस वीडियो में। अगला क्वेश्चन ये देखिएगा कि विकास का शीर्षगामी सिद्धांत विकास के डाट के बारे में बात करता है। तो देखिए कि विकास का शीर्षगामी सिद्धांत जो है तो विकास के किस बारे में बात करता है, असतत स्वरूप के बारे में या रैखिक स्वरूप के बारे में या एकाधिक आयाम के बारे में या व्यवस्थित क्रम के बारे में। तो देखिए भाई कि विकास का शीर्षगामी सिद्धांत जो होता है तो ये डाट के बारे में बात करता है, तो ये विकास के असतत स्वरूप के बारे में बात करता है। इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। आगे देखिए अगला क्वेश्चन करते हैं। देखिए यहाँ पे अगला नंबर क्वेश्चन ये है अभिकथन और कारण वाला क्वेश्चन है कि एक प्रभावी शिक्षा शास्त्रीय रणनीति यह है कि बच्चों को नई जानकारी जो वो पहले से जानते हैं के साथ जोड़ने के लिए कहा जाए, क्योंकि समानताओं और विभिन्नताओं की पहचान करने से बच्चों को जानकारी संगठित करने में मदद मिल सकती है, जो उन्हें सोचने के साथ साथ बेहतर याद करने में भी मदद करते हैं। तो देखिए यहाँ पे पहला है ए और आर दोनों सही है और ए की आर सही व्याख्या करता है। ए और आर दोनों सही हैं लेकिन ए की आर सही व्याख्या नहीं करता, या फिर
ए सही है, आर गलत है, या ए और आर दोनों गलत है। तो देखिए यहाँ पे इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा कि एक प्रभावी शिक्षा शास्त्रीय रणनीति यह है कि बच्चों को नई जानकारी को जो वो पहले से जानते हैं के साथ जोड़ने के लिए कहा जाए। बिल्कुल कहा जाए, क्योंकि समानताओं और विभिन्नताओं की पहचान करने से बच्चों को जानकारी संगठित करने में मदद मिल सकती है। जी हाँ, बिल्कुल मिल सकती है, जो उन्हें सोचने के साथ साथ बेहतर याद करने में भी मदद करती है। तो आपका जो है सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट कि ए और आर दोनों सही है, और ए की आर सही व्याख्या भी कर रहा है। सो करेक्ट आंसर आपका कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर फर्स्ट हो जाएगा। अब चलिए नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन करते हैं। आइए देखिए नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन यहाँ देखिएगा। सार्थक अधिगम सुनिश्चित करने के लिए निम्नलिखित में से कौन से महत्वपूर्ण है? तो सार्थक अधिगम सुनिश्चित करने के लिए क्या महत्वपूर्ण है? भावनात्मक समर्थन का प्रावधान, या प्रतिस्पर्धा और प्रतिद्वंदिता का माहौल, या फिर करने और प्रयोग करने के अवसर, या फिर मानकीकृत पाठ्यक्रम? बताइएगा। यहाँ पे देखिए 4 ऑप्शन भी दिए गए हैं, देख लीजिए। देखिए यहाँ पे कि सार्थक अधिगम सुनिश्चित करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा महत्वपूर्ण है, आपसे ये पूछा जा रहा है। तो पहले वाले ऑप्शन में क्या कहा जा रहा है कि भावनात्मक समर्थन का प्रावधान, तो जी हाँ ये तो होगा। उसके बाद देखिएगा प्रतिस्पर्धा और प्रतिद्वंदिता का माहौल आपको बनाना है। नहीं भाई, ये नहीं करना है, प्रतिस्पर्धा और प्रतिद्वंदिता का माहौल नहीं बनाना है, तो ये तो होगा नहीं। आगे देखिए करने और प्रयोग करने के अवसर, जी हाँ आपको बच्चे को प्रयोग करने के सभी प्रकार के अवसर प्रदान करना है। नेक्स्ट है मानकीकृत पाठ्यक्रम, भाई नहीं, मानकीकृत पाठ्यक्रम नहीं लागू करना है। तो कौन सा सही हो जाएगा? पहला और तीसरा। तो देखिए पहला और तीसरा किस ऑप्शन में है? ऑप्शन नंबर फोर्थ में है। तो करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर फोर्थ। आगे देखिए अगला क्वेश्चन करते हैं। अगला नंबर क्वेश्चन ये है, निम्नलिखित में से किसमें व्यक्ति के हाथ और आंख के तालमेल, संतुलन और शारीरिक निपुणता की क्षमता प्रभावित होती है? किसमें होती है? पहला ऑप्शन है पठन वैकल्प में, गुणज वैकल्प में, भाषा वैकल्प में, या गति सामान्य वैकल्प में। तो देखिए यहाँ पे पूछा जा रहा है क्या है क्वेश्चन में कि व्यक्ति के हाथ और आंख के तालमेल, संतुलन और शारीरिक निपुणता की क्षमता तो किसमें प्रभावित होती है? तो देखिए अगर आप ऑप्शन नंबर फोर्थ पे जा रहे हैं तो बिल्कुल सही जा रहे हैं, गति समान्वय वैकल्प में। सो करेक्ट आंसर आपका कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर फोर्थ हो जाएगा। आगे देखिए अगला नंबर क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है, बाहरी प्रेरणा डॉट डॉट से आती है जबकि आंतरिक प्रेरणा पर डॉट डॉट आधारित होती है। तो बाहरी प्रेरणा किससे आती है? व्यक्तिगत संतुष्टि से आती है, या फिर व्यक्तिगत संतुष्टि और आंतरिक प्रेरणा जो होती है वो पुरस्कार जैसे इनाम से, या फिर सजा से बचाव और पुरस्कार जैसे इनाम से, या दूसरों की सराहना और व्यक्तिगत संतुष्टि से आती है? तो देखिए यहाँ पे कि बाहरी अभिप्रेरणा, तो बाहरी प्रेरणा आती है दूसरों की सराहना से। किससे? बाहरी प्रेरणा दूसरों की सराहना से आती है भाई, सराहना से। और आंतरिक प्रेरणा पर क्या आधारित होती है? तो व्यक्तिगत संतुष्टि आधारित होती है। क्या होती है? व्यक्तिगत संतुष्टि। तो आइए देखिए इस क्वेश्चन का, देखिएगा देखिए यहाँ पे इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर फोर्थ, दूसरों की सराहना और व्यक्तिगत संतुष्टि से। अगला नंबर क्वेश्चन करते हैं। आइए देखिए नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन ये है, यहाँ देखिए ध्यान न्यूनता अतिक्रियाशीलता विकार की विशेषता है। क्या है? उच्च स्तर का अवसाद और मिजाज में उतार चढ़ाव, या फिर आवेग पैटर्न का लगातार सिलसिला, या ऑप्शन नंबर थर्ड है कि प्रतिबंधित और दोहरावदार व्यवहार पैटर्न, या फोर्थ वाला ऑप्शन है विलंबित गतिक और भाषा कौशल। तो यहाँ देखिए ध्यान न्यूनता अतिक्रियाशीलता विकार की विशेषता, ये है आवेग पैटर्न का लगातार सिलसिला। सो राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर थर्ड। आगे देखिए अगला वाला क्वेश्चन। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन ये है, वाइगोत्स्की के सिद्धांत के अनुसार समीपस्थ विकास का क्षेत्र क्या है? पहला ऑप्शन है छात्र जिस कौशल या ज्ञान के स्तर से पहले से ही महारत हासिल कर चुका है,
या सेकंड है कि कौशल या ज्ञान का स्तर जो एक छात्र मदद से महारत हासिल करने में सक्षम है। या थर्ड वाला ऑप्शन है कि एक छात्र के कौशल या ज्ञान के स्तर जिसे कभी हासिल करने की संभावना नहीं है। या फोर्थ वाला ऑप्शन है कि परीक्षा पास करने या ग्रेड प्राप्त करने के लिए एक छात्र के लिए आवश्यक कौशल ज्ञान का स्तर है। बताइएगा कि वाइगोत्स्की के सिद्धांत के अनुसार समीपस्थ विकास का क्षेत्र क्या है। तो देखिए कि वाइगोत्स्की के सिद्धांत के अनुसार समीपस्थ विकास का क्षेत्र है कौशल या ज्ञान का स्तर जो एक छात्र मदद से महारत हासिल करने में सक्षम है। सो करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सेकंड। आइए देखिए अगला वाला क्वेश्चन। प्राथमिक कक्षाओं के छात्रों की भ्रांतियों डॉट और सहज अनुमान को डॉट करना चाहिए। पहला है कि अवहेलना होनी चाहिए। नहीं भाई, प्राथमिक कक्षाओं के छात्रों की भ्रांतियों की अवहेलना होनी चाहिए, या ध्यान केंद्रित करना चाहिए, या बर्खास्त करना चाहिए, या हतोत्साहित यहाँ पे हो गया है, यहाँ पे भी हतोत्साहित हो गया है। ठीक है, तो आपको ये दोनों जो है तो आपको ऑप्शन देखते ही काट देना है। उसके बाद यहाँ बर्खास्त भी करना हो गया है। ठीक है, तो ये दोनों तो होगा नहीं। आगे देखिए नेक्स्ट है पहला वाला, अवहेलना होनी चाहिए कि प्राथमिक कक्षाओं के छात्रों की भ्रांतियों की अवहेलना होनी चाहिए। नहीं, ये भी नहीं होना चाहिए। तो देखिए सही उत्तर आपका कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सेकंड हो जाएगा कि प्राथमिक कक्षाओं के छात्रों की भ्रांतियों पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए और सहज अनुमान को प्रोत्साहित करना चाहिए। तो देखिए किस ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर सेकंड में है। सो करेक्ट आंसर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर आपका सेकंड हो जाएगा। बाकी ये तीनों ऑप्शन जो है निगेटिव है, पहला तीसरा और चौथा ये तीनों ऑप्शन निगेटिव है। यहाँ पे अवहेलना दिया गया है, यहाँ पे हतोत्साहित बर्खास्त दिया गया है, तथा यहाँ पे भी हतोत्साहित किया गया है। तो ये तीनों नहीं होगा, तो आपका ऑप्शन नंबर सेकंड जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे देखिए अगला नंबर क्वेश्चन, अभिकथन। गढ़ी वर्तनी लेखन के मुक्त अन्वेषण शिक्षकों को शिक्षार्थी स्तरों के प्रमाणिक मूल्यांकन के अवसर प्रदान करते हैं, क्योंकि कक्षा में भाषाई विविधता को देखते हुए भाषा का मूल्यांकन गतिशील होना चाहिए। अब आपको सही विकल्प का चुनाव करना है। अब देखिए पहला है ए और आर दोनों सही है, और ए की आर सही व्याख्या करता है। सेकंड नंबर देखिएगा यहाँ पे कि ए और आर दोनों सही है लेकिन ए की आर सही व्याख्या नहीं करता है, या फिर ए सही है लेकिन आर गलत है, तथा ऑप्शन नंबर फोर्थ है ए और आर दोनों गलत हैं। तो देखिए यहाँ पे कि गढ़ी वर्तनी लेखन के मुक्त अन्वेषण शिक्षकों को शिक्षार्थी स्तरों के प्रमाणिक मूल्यांकन के अवसर प्रदान करते हैं, क्योंकि कक्षा में भाषाई विविधता को देखते हुए भाषा का मूल्यांकन गतिशील होना चाहिए। तो इसमें जो है ए और आर दोनों सही हैं लेकिन ए की आर सही व्याख्या नहीं करता है। तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सेकंड। आप चलिए देखिए सबसे लास्ट क्वेश्चन। देखिए इस क्वेश्चन को करने के बाद हम 30 क्वेश्चन कर चुके होंगे। ठीक है, ये 30वां क्वेश्चन है। आगे देखिए इसमें कि निम्नलिखित में से कौन प्राथमिक कक्षाओं में छात्रों के लिए प्रमाणिक शिक्षण कार्यों के उदाहरण है। पहला ऑप्शन है पाठ्यपुस्तक से तथ्यात्मक जानकारी को याद करना। क्या है ये, निगेटिव है, ये तो होगा नहीं। उसके बाद देखिए नेक्स्ट है मित्रों की नोटबुक से उत्तर कॉपी करना, ये भी निगेटिव है। आगे देखिए अवधारणा को दैनिक जीवन में लागू करना, तथा ऑप्शन नंबर फोर्थ है परिभाषाओं का एक वर्ग याद करना। तो क्या है, ये भी निगेटिव है। तो कौन सा ऑप्शन जो है सही हो जाएगा आपका, ऑप्शन नंबर थर्ड। अगर आप ऑप्शन नंबर थर्ड पे जा रहे हैं तो बिल्कुल सही जा रहे हैं, क्योंकि ये तीनों ऑप्शन जो है पहला दूसरा और चौथा क्या है, निगेटिव है। करेक्ट आंसर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर थर्ड। सो राइट आंसर क्या होगा आपका, ऑप्शन नंबर थर्ड। तो ये सारे 30 क्वेश्चन हमने करा दिए हैं वीडियो में। अगर आपको वीडियो हेल्पफुल लगती है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो को लाइक शेयर तथा कमेंट करिएगा। ऐसे ही जो है एग्ज़ाम तक ऐसे ही आपको जो है हेल्पफुल वीडियो प्रदान की जाएगी। तो आप लोग अपना सपोर्ट बनाए रखिए। धन्यवाद।